गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज के इस वीडियो में बिल्कुल धाकड़ प्रश्न लेकर के आई हूँ और सिर्फ 10 हैं लेकिन मस्त हैं। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। कोशिश करना है कि कितने क्वेश्चन के आप आंसर दे पा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, है ना, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरा हुआ रहता है। ठीक है, कि हमको तो सभी कुछ आता है, हमने तो सभी पढ़ लिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर बता दो तुम मुझे इसमें से। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने का। क्वेश्चन वैसे सिर्फ 10 रखा गया लेकिन मस्त रखा गया। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी रक्तवाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है। बस यही तो पॉइंट है। क्या बोल रहा है, हृदय से दूर लेकर के जाती है। तो क्या लेकर जाती है भाई, नस लेकर के जाती है क्या। हृदय से जुड़ी नहीं रहेगी तो निपट जाओगे। धमनी, कोशिका या फिर नस। क्या लग रहा है, 2 बार ऑप्शन दे दिया मतलब नस तो हो ही नहीं सकता है मैडम, इम्पॉसिबल है। तो क्या लग रहा है, तो वह रक्तवाहिका जो सबसे बड़ी रक्तवाहिका है और रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है, वो काम करती है आपकी धमनी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। धमनी ही है जो हृदय से रक्त को लेकर के आपके शरीर में पहुंचाने का काम करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक यौगिक RDX, अच्छा इसको देखो, इसमें देखते हैं। रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। रासायनिक यौगिक RDX, ठीक है, इसका उपयोग किस रूप में किया गया है। तो एक रचना के रूप में, एक रिएक्टर के रूप में, विस्फोटक के रूप में या परमाणु हथियार के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे सी, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बार 1898 में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ASLV, इसका पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई आपसे। ठीक है, फुल फॉर्म तो बता दो कम से कम। ASLV, 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 ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा भाई, क्या लग रहा है आप लोग को। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑटोमेटिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एरोस्पेस लॉन्च व्हीकल या फिर एरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं क्या, इसका कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। ABCD, बहुत ही आसान प्रश्न। इवन मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 10 क्वेश्चन मैंने लिया है ना, उसमें सबसे आसान प्रश्न यही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके मुझे देना है, अगर पता है तो। और अगर नहीं पता है तब भी कमेंट करके पूछना पड़ेगा आप लोग को, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि तुम लोग को नहीं पता है, तभी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे मेरे को, अगर आपको पता है तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। बेहतरीन प्रश्न। ऐसा कौन है जिसको कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज, ली डे फॉरेस्ट, जॉन मैकार्थी, JP एक्टर। बहुत लोगों को ये बेबेज बोलना चाह रहे होंगे क्योंकि बस एक कंप्यूटर ही तो पढ़ रखे हो तुम लोग। ठीक है, बताइए जल्दी से ABCD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे सी, जॉन मैकार्थी। यह वो बंदा है जिसको कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिए गए गैस और उनके मुख्य घटक दिए गए हैं। कुछ गैस है और उनके घटक है ना। तो निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। कौन सा युग्म गलत है आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं भाई। प्राकृतिक गैस मीथेन के साथ ठीक है ये तो। तरल पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, हाँ ये भी ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन के साथ, हाँ ये भी सही है। चौथा है उत्पादक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बस यही गलत हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर CO2 प्लस नाइट्रोजन रहता, ठीक है, तो आपका सही हो जाता। याद रहेगा, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये गलत युग्म है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रहता तो बिल्कुल ये सही हो सकता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय 100 घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन फर्मों से आवेदन मांग रहा है। प्रश्न आराम से समझना, ठीक है ना, तब तो कुछ समझ आएगा। और अगर कुछ समझ ना आए ना तो थ्योरी वाला क्लास मेरा जरूर से देख लेना। ठीक है, अभी हालांकि इस पर वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन जल्द ही थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट होगी, हर एक सब्जेक्ट की स्टार्ट होगी। और अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी में डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। क्लियर है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक, चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय 100 घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन फर्मों से आवेदन मांग रहे हैं। अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार बताइए। देख लो भाई, कूट का क्वेश्चन है भाई, PSC तो कूट कूट के मारता है, पता है ना आप लोग को। तो कूट नहीं बना मतलब तो उधार हो गया तुम्हारा। चलो, पहला ऑप्शन है आपका, अर्धचालक विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में कार्यरत है।
प्रश्न पूछ क्या रहा है? प्रश्न पूछ रहा है अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित का, अच्छा अर्धचालक के बारे में बताना है भाई, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो अर्धचालक विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में हाँ भाई बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हम प्रयोग करते हैं। दूसरा बोल रहा है अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा जोड़कर चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। तीसरा बोल रहा है अर्धचालक पदार्थ इंसुलेटर के समान, हाँ बस यही गलत हो गया, ठीक है। मतलब आपका पहला और दूसरा सही है। देखो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ये दोनों ही सही है, क्योंकि जो अर्धचालक होता है बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी हम प्रयोग करते हैं, उसके रूप में प्रयोग करते हैं मतलब, और अन्य तत्वों की थोड़ी थोड़ी मात्रा को मिला करके एक चालकता को नियंत्रित करने के लिए भी हमको अर्धचालक का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर? तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देश में अंतरधार्मिक विवाहों को नियंत्रित करने के लिए, अंतरधार्मिक विवाह को नियंत्रित करने के लिए करने वाले कानून विशेष विवाह अधिनियम 1954 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। प्रश्न ध्यान से सुन लो, बिल्कुल बन जाएगा, करंट का भी प्रश्न है ये समझ के पढ़ लो, या फिर जीके का प्रश्न है ये समझ करके पढ़ लो, जैसा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लाई हूं ना, ये सिर्फ आपके पीएससी के लिए, एसआई के लिए नहीं, बल्कि अभी जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं सब में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ आया क्या, कि हाल ही में देश में अंतरधार्मिक विवाहों को नियंत्रित करने वाले जो कानून है, विशेष विवाह अधिनियम है, 1954 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। आजकल देख रहे हैं बड़े बड़े एक्ट्रेस, छोटे छोटे एक्ट्रेस खास करके, है ना, हम आम गांव की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन टीवी के माध्यम से देखने के लिए जो मिलता है, वो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे हैं, हिंदू लोग होकर के, ठीक है, इस्लाम लोग हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो इस वजह से 1954 को एग्जाम्पल अगर मैं राखी सावंत का दे दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 1954 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, तो इसका ऑप्शन क्या लग रहा है? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के संबंध में कथनों पर विचार करना है कि आखिर था क्या ये जो 1954 था, इसके संबंध में आपको बताना है कि था क्या चीज ये। तो बताना है आपको कि यह भारत में अंतर धार्मिक और अंतर जाति विवाहों को मान्य और पंजीकृत करने के लिए बनाया गया कानून है। क्या बोल रहा है प्रश्न, ध्यान से देखो। जो 1954 है, इस अधिनियम के बारे में आपको बताना है कैसा था यह अधिनियम। तो यह जो है अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह को मान्य और पंजीकृत करने के लिए बनाया गया था। दूसरा, यह दो व्यक्तियों को एक नागरिक अनुबंध के माध्यम से अपनी शादी की अनुमति देता है। तीसरा, अधिनियम के तहत किसी भी धार्मिक औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों ही सही है भाई, ठीक है, मतलब कि आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका 1954, इसीलिए तो इसको चुनौती दिया जा रहा है ना, क्योंकि लगातार संघर्ष बढ़ रहे हैं, विद्रोह की स्थिति बढ़ रही है ना, हिंदू मुसलमानों के चक्कर में फिर से मारकाट वाला समस्या हो जाएगा, फिर से विश्व युद्ध हो जाएगा, इस बार तीसरा, ठीक है। दैट्स वाई क्या किया जा रहा है, अभी 1954 को सीधा सीधा चुनौती दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1954 में क्या था, तो ये तीन ही चीजें आपके इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ पृथ्वी धातु आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को क्षमा, बढ़िया प्रश्न है भाई, देख लो क्या बोल रहा है। हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ पृथ्वी धातु आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव किया है। कैसा कानून का प्रस्ताव किया है? तो वे 17 धातु तत्वों का एक समूह है। किसकी बात हो रही है, सबसे पहले ये समझ लो। तो दुर्लभ पृथ्वी धातु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। आखिर ये दुर्लभ पृथ्वी धातु है क्या चीज, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके टच में कौन कौन सी चीजें सही हैं आपको ये बताना है। तो यह जो है 17 धातु तत्वों का एक समूह है, ठीक है। दूसरा, इनमें आवर्त सारणी का 15 लेंथेनाइट्स शामिल है। तीसरा, समेरियन और स्कैंडियम को एक्टिनाइट्स के रूप में जाना जाता है, यही गलत है आपका, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है। यह जो है 17 धातुओं का एक समूह है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है इनमें आवर्त सारणी पर 15 लेंथेनाइट शामिल, ये भी सही है। मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। किधर दिख रहा है, ए, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा सही है। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बात करते हैं। अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़े से ईजी होंगे, है ना, लेकिन होंगे ही नहीं क्योंकि 2 ही प्रश्न तो बचे हुए हैं। पर इसके बाद तुरंत एक और वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें फिर से 10 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। देखते हैं उसकी वो जो है कौन से लेवल का रहता है। क्वेश्चन, अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? क्या होता है ज्यादा वन काटने से? जंगल की हानि होती है, अन्य पौधों की हानि होती है, जंगली जानवरों के आवास का विनाश होता है, मृदा प्रदान होता है। मान लो नीचे में एक और ऑप्शन रहता है सभी करके, तो आप बिल्कुल सभी को टिक कर सकते थे, पर ऐसा है ही नहीं ना। तो आपको इन चारों में से ही बताना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव किस पर होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बच्चे, जंगली जानवरों के आवास पर। घर ही नहीं रहेगा बेचारेगा, तो क्या ही करेंगे, जंगल की हानि होगी, चलो ठीक है ना, ये एक बार हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आवास ही कोई आपसे छीन ले तो कहाँ रहोगे?
रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, है ना। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक संख्या में ऑर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न। चलिए बता दीजिए जल्दी से मुझे, ऑर्किड क्या होता है यार? एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट वाला क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल ऑर्किड ये जो है दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है, ठीक है। ऐसा पेड़ जिसका सबसे छोटा फूल होता है यह ऑर्किड है। और इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में ऑर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम सही आंसर हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल है मजेदार था, एकदम मजा आ गया पढ़ के, बिल्कुल ठीक है। चलिए मजा आ गया तो चैनल को जल्दी से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, फिर से नया वीडियो लाऊंगी, फिर से कोशिश कीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी भी अगर आप दे रहे हैं तो समझ लो बच्चे कि इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि पहले की बात चली गई जब 2017 में एकदम इजी प्रश्न पूछा गया था और मैक्सिमम लोग प्री निकाल लिए थे, है ना। अब जो लेवल है ना वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होने वाला है और आपको ऐसे ही तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले जैसे ऊपर ऊपर को पढ़ते थे और हम पेपर दे देते थे और तुक्का मारकर प्री निकल भी जाता था, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप का तैयारी है तब तो पेपर देने जाओ भाई, नहीं तैयारी है तो प्लीज़ भीड़ मत बढ़ाइए आप लोग, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।